फिल्म की शुरुआत में दो आधुनिक अश्वेत पुरुष अपनी शानदार अंडरवियर में नीलामी में बेचे जा रहे होते हैं। उनकी गर्दन में जंजीरें बंधी होती हैं और ऐसा लगता है जैसे यह जगह कोई गुलामों का बाजार हो। फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। यह सब शुरू हुआ था। कहानी दो सौतेले भाइयों रेजिस और जोएल ग्रोसडेसायर के इर्द गिर्द घूमती है, जो वेस्ट इंडीज से हैं और बिल्कुल अलग अलग जिंदगियां जीते हैं। जोएल एक मोनोरेशियल अश्वेत आदमी है जो एक बूढ़ी औरत का पर्स चुराने के जुर्म में जेल से बाहर आया है। इस समय वह अपनी माँ और अपनी 9 साल की बेटी के साथ रहता है। वह लगातार बेरोजगार रहता है और परेशानियों, खासकर बेरोजगारी, नस्लवाद को दोष देता है। हालांकि उसने कभी भी गंभीरता से काम ढूंढने की कोशिश नहीं की। दूसरी ओर रेजिस एक विजातीय विरेशियल आदमी है। वह एक श्वेत महिला से शादीशुदा है और उसके साथ उसकी भी एक 9 साल की बेटी है। वह एक संपन्न शहर में रहता है और वहां की उच्च वर्गीय समाज में अच्छी तरह घुल मिल गया है। रेजिस स्थानीय टाउन हॉल में काम करता है और मेयर का सहायक है। एक दिन रेजिस को उसके चाचा का फोन आता है, जिसमें बताया जाता है कि उसके पिता मरने वाले हैं और उनकी आखिरी इच्छा है कि वे अपने सभी बच्चों से मिलें। हालांकि रेजिस अपने गैर जिम्मेदार पिता की कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि जब रेजिस बच्चा था तब उसके पिता उसके साथ नहीं थे। इसके बाद वह अपने परिवार के साथ डिनर करने बैठता है, लेकिन उसकी सन की पत्नी उसे धमकी देती है कि अगर वह अपने पिता से आखिरी बार मिलने नहीं गया तो वह दूसरे मर्दों के साथ संबंध बना लेगी। वह इस तरह की धमकी पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई, यह हैरान करने वाली बात थी। कोई और रास्ता न देखकर वह अनमने मन से मान जाता है। अगले दिन रेजिस अपने पिता के शहर के लिए फ्लाइट लेता है। एयरपोर्ट पर उसकी मुलाकात जोएल से होती है, जो अपने पिता से मिलने आया है। दोनों भाई, जो पिछले 10 साल से संपर्क में नहीं थे, अपने मतभेद भुलाकर टैक्सी किराए पर लेते हैं। टैक्सी में अपने पिता के घर जाते हुए वे आपस में बातें करते हैं। रेजिस जोएल को अपनी सफल जिंदगी के बारे में सब कुछ बताता है, जबकि जोएल शर्मिंदगी के कारण अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए झूठ बोलता है। अपने पिता के घर पहुंचने पर उनकी मुलाकात अपनी चाची और कई सौतेली बहनों से होती है। पता चलता है कि उनके पिता ने दुनिया भर में घूम घूम कर अनगिनत औरतों से संबंध बनाए थे। इसी वजह से जोएल और रेजिस की त्वचा का रंग अलग अलग है। जब बूढ़े आदमी की नजर बिटों पर पड़ती है तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। मरने से पहले वह रेजिस और जोएल से कहता है कि वे एक महान खजाने के वारिस होंगे। यह सुनकर दोनों भाई उत्साहित हो जाते हैं और बेसब्री से उस खजाने को जानने को। लेकिन उनकी निराशा के लिए उन्हें विरासत में अपने पूर्वजों की मुक्ति का दस्तावेज मिलता है। यह दस्तावेज कुछ गुलामों को उनके मालिकों द्वारा किसी असाधारण काम या कृत्य के लिए दिया गया था। ऐसा लगता है कि रेजिस और जोएल के पूर्वजों को वेस्ट इंडीज में कानूनी रूप से दास्ता समाप्त होने से बहुत पहले ही आज़ादी मिल गई थी। हालांकि इस कागज के प्रतीकात्मक महत्व की परवाह किए बिना वे इस विरासत का मजाक उड़ाते हैं। फिर वे अपने दिवंगत पिता की बहन की नाराज नजरों के सामने ही उस कागज को हंसी में उड़ाकर फाड़ देते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, इससे बूढ़ी औरत गुस्से से भर उठती है और वह इन बिगड़ैल बच्चों को सबक सिखाने का फैसला करती है। वह उन पर वूडू का जादू करती है और उन्हें 17वीं सदी में भेज देती है, जहां दास्ता अब भी आम है। अगले दृश्य में जब रेजिस और जोएल की नींद खुलती है तो वे खुद को अपने डिजाइनर अंडरवियर में एक खुले मैदान में पाते हैं। जब दोनों सोच रहे होते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ, तभी कुछ डरे समय अश्वेत लोग उनके पास से दौड़ते हुए निकल जाते हैं। उसी वक्त 2 गुलाम पकड़ने वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और ग्रोसडेसायर भाइयों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद उन्हें एक गुलाम बाजार में ले जाया जाता है और वहां एक जमींदार मोन्स जॉर्डन को बेच दिया जाता है। जॉर्डन जोएल को खेतों में भेज देता है, जहां उसे हेनरी नाम के एक क्रूर और गहरे नस्लवादी फोरमैन की देखरेख में काम करना होगा, जबकि रेजिस को हवेली के रसोई घर में भेज दिया जाता है। जल्द ही दोनों सौतेले भाइयों को पता चलता है कि वे समय में पीछे जाकर 1780 में पहुंच गए हैं, जब दास्ता प्रचलित थी। अगले दिन गुलामों को मजबूर किया जाता है कि वे एक पादरी की बातें सुनें, लेकिन ग्रोसडेसायर ही गोरों के अलावा इकलौते जो पढ़ सकते हैं, इसलिए वे इस बाइबल की बातों से सहमत होने से इनकार करते हैं। रेजिस पादरी को चौंका देता है जब वह किताब से पंक्ति पढ़कर सुना देता है। दिन में बाद में जोएल खेत में देर से आता है और हेनरी उसे पीटा है। हेनरी के अत्याचार से तंग आकर जोएल भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागते हुए बेहोश हो जाता है। उसके इस काम की वजह से उसे सबके सामने कोड़े मारे जाते हैं। उस रात रेजिस को जॉर्डन ऑफिस बुलाया जाता है, जहां उसकी पढ़ने की क्षमता को स्वीकार किया। जॉर्डन उसकी तारीफ करता है कि वह समझदार गुलाम है और उसे हेनरी के साथ गुलामों पर नियंत्रण विशेष अधिकार देता है। इसी बीच जोएल की चोटों का इलाज एक महिला गुलाम
रोसाली कर रही है। उनकी मुलाकात को सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं, लेकिन जोएल को रोसाली पहले ही पसंद आने लगी है। एक सही मौके पर वह झुककर उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन रोसाली उसे मना कर देती है। इसके बाद रोसाली बताती है कि वह एक साथी गुलाम इसिडोर से प्यार करती है, जिससे जोएल निराश हो जाता है। अगले दिन रेगिस अपनी नई जिम्मेदारी निभाता है और दूसरे गुलामों को काम करने के लिए आदेश देने लगता है। जोएल अपने भाई को गोरों की तरह बर्ताव करते देख हैरान और उसे स्वार्थी होने के लिए आलोचना करता है। रेगिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपने नए मालिकों के प्रति वफादार बना रहता है और पूरे दिन का काम मॉन्स जॉर्डेन को रिपोर्ट करता है। आखिरकार गोरे घराने के सभी लोग रेगिस की पढ़ने की क्षमता जान जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे मजाक करते हैं कि क्या वह पियानो बजा सकता है या नहीं। सबको हैरानी होती है जब रेगिस खूबसूरती से पियानो बजाता है। हालांकि इसका नतीजा यह होता है कि गोरों द्वारा उसे बुरी तरह कोड़े लगाए जाते हैं। आखिरकार तंग आकर रेगिस वहां से निकलना चाहता है और अगली सुबह दोनों भाई एक यहूदी आदमी इसाक की बग्घी में चुपके से बैठकर प्लांटेशन से भाग जाते हैं। जब वे उसके घर पहुंचते हैं तो इसाक उनके पास आता है और बताता है कि उसे शुरू से ही उनकी मौजूदगी के बारे में पता था। भाई उससे दया की भीख मांगते हैं, लेकिन उनकी हैरानी के लिए इसाक उन्हें बहुत अच्छा आतिथ्य और देखभाल देता है, क्योंकि यहूदी भी भेदभाव के शिकार हैं। जल्द ही मॉन्स जॉर्डेन के गुंडे इसाक के घर दो भाइयों की तलाश में पहुंच जाते हैं, लेकिन पकड़े जाने से पहले ही रेगिस और जोएल इसाक को अलविदा कहते हैं और पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। वे समुद्र तट की ओर बढ़ते हैं, जहां वे एक छोड़ी हुई नाव लेते हैं और समुद्र में निकल पड़ते हैं। विडंबना यह है कि वे एक ऐसे जहाज के रास्ते में आ जाते हैं जिसका इस्तेमाल गुलामों को नीलामी के लिए ले जाने में होता है और उन्हें पकड़कर कैद कर लिया जाता है। आखिरकार ग्रोस्टेसायर भाई उसी गुलाम बाजार में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें जॉर्डन के गुंडे खरीद लेते हैं। सौभाग्य से बागान लौटते समय भाइयों को एक अफ्रीकी जनजाति द्वारा बचा लिया जाता है जो खुद को मैरून कहते हैं। यहाँ खुलासा होता है कि इस जनजाति के सभी लोग कभी गुलाम थे जो अपने मालिकों से भाग निकले थे। दोनों भाइयों का जनजाति में स्वागत है और वे मुखिया गीत गाने लगते हैं। रेगिस, जो खुद एक गोरी लड़की से विवाहित है, जब मैरून लोग गोरों को मारने की बात करते तो वह गीत गाने से इनकार करता है। इससे जनजाति के लोग गुस्से में आ जाते हैं और वे तुरंत भाइयों के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन सौभाग्य से रेगिस और जोएल किसी तरह जनजाति से बचकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। अगले दिन दोनों खुद को एक अनजान जगह पर पाते हैं जहां वे अपनी चाची को देखते हैं जिसने उन पर जादू किया था। जल्द ही भाइयों को एहसास होता है कि वही उनकी समय यात्रा के लिए जिम्मेदार थी। वे उससे विनती करते हैं कि वह जादू हटा दे और कहते हैं कि वे इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। शुरुआत में बूढ़ी औरत मना कर देती है, लेकिन जब भाई बार बार विनती करते हैं तो वह उन्हें एक इशारा देती है। वह उन्हें बताती है कि वर्तमान में वापस लौटने का एकमात्र तरीका यह है कि वे फिर से उस बागान तक पहुंचे और अपने पूर्वजों इसिडोर और रोसाली को फिर से मिलाएं। वह यह भी कहती है कि उन्हें अपनी गलती सुधारनी होगी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं बताती। शायद वह जोएल द्वारा अपनी परदादी के साथ रोमांस करने की कोशिश की ओर इशारा कर रही है। गायब होने से पहले वह औरत अपनी खास पाइप छोड़ जाती है और भाइयों को निर्देश देती है कि जब वे अपना मिशन पूरा कर लें तो उसे पी लें। जब दोनों इस स्थिति से निपटने के तरीके सोच रहे होते हैं, तभी जोएल को अचानक याद आता है कि उसने इसिडोर को एक और आदमी के साथ ओरल सेक्स करते हुए देखा था। उसने इस घटना का वीडियो अपने फोन में भी रिकॉर्ड किया था और वह यह वीडियो रेगिस को दिखाता है। जोएल, ये थोड़ा अजीब कदम था। इसके बाद दोनों भाइयों को यकीन हो जाता है कि इसिडोर समलैंगिक है और वे गलती से मान लेते हैं कि यही वह गलती है जिसे उन्हें सुधारना है। अगले सीन में जोएल और रेगिस वापस बागान पर लौट आते हैं। वे अपने सजा को लेकर मॉन्स जॉर्डेन से मोलभाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लिए बात नहीं बनती। इसके बजाय उन्हें बागान के चिन्ह से दाग दिया जाता है। इसके बाद वे अपनी झोपड़ियों में लौटते हैं और अपनी अगली रणनीति बनाने लगते हैं। इसी दौरान हवेली के अंदर गोरों के बीच मॉन्स जॉर्डेन की बेटी की शादी की पार्टी चल रही होती है। इसे एक बेहतरीन मौके के तौर पर देखते हुए दोनों भाई गुलामों के लिए पार्टी का आयोजन करते हैं। वे चुपचाप डिस्टिलरी से रम का एक पीपा चुरा लेते हैं ताकि इसिडोर और रोसाली रोमांस जगा सकें। हालांकि उनकी योजना अड़चन आ जाती है जब रेगिस जोएल को रोसाली के साथ रंगे हाथों देख लेता है, क्योंकि वह उस पर मोहित है। इसके बाद दोनों भाई हालात के हिसाब से काम करते हैं और जब दोनों सो रहे होते हैं तो वे शारीरिक रूप से उनकी मदद करते हैं कि वे संबंध बना सकें। एक बार यह हो जाने के बाद उन्हें यकीन हो जाता है कि उनका मिशन पूरा हो गया है। यह मानते हुए कि वे जब चाहें घर लौट सकते हैं, दोनों भाई गोरे लोगों से बदला लेने का फैसला करते हैं। इसके बाद वे हथियारों से लैस होकर हवेली में घुस जाते हैं,
जहां वे सभी को अपमानित करते हैं। जोएल मॉन्स जॉर्डेन की बेटी को चूमता है, जबकि रेगिस फर्नीचर तोड़ना शुरू कर देता है और यहां तक कि एक गोरे आदमी को थप्पड़ भी मार देता है। अचानक हेनरी बंदूक लेकर कमरे में घुस आता है और भाइयों को धमकाता है। फिर भी रेगिस और जोएल में डर का कोई नामोनिशान नहीं होता और वे पाइप का इस्तेमाल करने लगते हैं। जब वे उसे पीते हैं, कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे बूढ़ी औरत की जादुई पाइप को किसी ने साधारण पाइप से बदल दिया है। उन्हें एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और अगले दिन फांसी सुना दी जाती है। उस रात दोनों भाई भावुक हो जाते हैं और अपने फैसलों पर सोचने लगते हैं। रेगिस अपनी टूटती शादी के बारे में बात करता है, जबकि जोएल कबूल करता है कि वह कंगाल और बेरोजगार है। कुछ घंटों बाद, जब दोनों भाई अब भी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति जता रहे होते हैं, हेनरी आता है और उन्हें उस मैदान में ले जाता है जहां उन्हें फांसी दी जानी है। हालांकि ठीक फांसी से पहले मॉन्स जॉर्डेन का बेटा विक्टर जंगल की ओर भाग जाता है क्योंकि वह यह दृश्य देख नहीं सकता। रोजाली उसके पीछे दौड़ती है और जल्दी ही पता चलता है कि वह पास की नदी में गिर गया है। परिवार के सभी सदस्य घबरा जाते हैं और घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ते हैं। हालांकि इसिडोर भाइयों को बचा लेता है। वह हेनरी को बेहोश कर देता है। वह उन्हें जान बचाने के लिए भागने का आदेश देता है और वे मान लेते हैं। भागते हुए उन्हें विक्टर मिल जाता है, जिसे नदी बहा ले जा रही होती है। बिना एक पल गवाए दोनों खतरनाक नदी में कूद जाते हैं, लेकिन रेगिस को हैरानी होती है जब उसे पता चलता है कि जोएल तैरना नहीं जानता। इससे उसका काम और भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन किसी तरह वह अपने भाई और विक्टर दोनों को बचा लेता है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए भाइयों के प्रति आभार जताते हुए मॉन्स जॉर्डेन उन्हें आजाद कर देता है। सौतेले भाइयों को वही मुक्ति का दस्तावेज भी दिया जाता है जो उन्हें उनके दिवंगत पिता ने दिया था। हालांकि आज़ादी और इनाम स्वीकार करने के बजाय वे मॉन्स जॉर्डेन से इसिडोर और रोजाली को आजाद करने और उन्हें वह दस्तावेज देने का अनुरोध करते हैं। मॉन्स को यह अनुरोध बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वह उनकी बात मान लेता है। इस तरह भाइयों ने इसिडोर और रोजाली को आजाद तो करवा दिया, लेकिन वे अब भी नहीं जानते कि वह जादुई पाइप कहाँ मिलेगी जो उन्हें वापस आधुनिक युग में ले जा सके। दिन बीतते जाते हैं। वे मानने लगते हैं कि वे लौट नहीं पाएंगे। इसिडोर और रोजाली विदा लेते हैं, दस्तावेज लेकर बागान छोड़ देते हैं। उन्हें दूर जाते देख हेनरी उनके पास आता है और उन्हें काम पर लौटने का आदेश देता है। फिर वह अपनी पाइप निकालता है और पीने लगता है। जब वह भाइयों को नीचा दिखाने के लिए उनके चेहरे पर धुआं उड़ाता है तो वे अचानक गायब हो जाते हैं, जिससे हेनरी हैरान रह जाता है। इससे पता चलता है कि पाइप उन्हीं से चुराई गई थी और हेनरी ही चोर था। अगले दृश्य में भाई वापस वर्तमान में लौट आते हैं, जहां वे अपनी मौसी को अपने पास खड़ा पाते हैं। जब वे देखते हैं कि उनकी मौसी के हाथ में असली दस्तावेज है, तो रेगिस और जोएल को राहत मिलती है। कई महीने बीत जाते हैं। जोएल को एक निर्माण स्थल पर नौकरी मिल जाती है, जहां वह अपनी न्यूनतम मजदूरी की शिकायत करता है और कहता है कि यह उसके काले होने की वजह से है। इसी दौरान रेगिस अपने टाउन हॉल के काम पर लौट आता है। एक दिन जब वह अपने ऑफिस से होता है तो वह मेयर को देखता है। रेगिस मेयर का सामना करने का फैसला करता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन रेगिस और उसकी पत्नी जोएल और उसकी मां के साथ रेगिस के लिविंग रूम में बातचीत करते हुए कट जाता है। दोनों सहमत होते हैं कि साहसिक यात्रा ने उन्हें एक परिवार के रूप में और करीब ला दिया, लेकिन उनकी बेटियों के बीच एक बहस हो जाती है, जिससे मुक्ति का दस्तावेज फट जाता है। फिल्म का अंत जब दोनों भाई घबराकर बेटियों की ओर दौड़ते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए लाइक जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।